हेलो। आज हम लोग पेपर 4 का फिजिक्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पेपर 4 में देखते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस क्या क्या थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखा है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ हमने क्या करा है, कॉन्वेक्स लेंस को दो अलग अलग पार्ट में काट दिया है। तो इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है हमारा रखा गया है कितनी दूर, 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो एक ऊपर वाले जब लेंस से लाइट पास होगी तो एक इमेज हमारी यहाँ बन जाएगी, और एक जब नीचे वाले ऑब्जेक्ट से पास होगी लेंस से तो एक इमेज हमारी यहाँ बन जाएगी। तो हमारी ये कितनी इमेज बन जाएंगी, दो इमेज बन जाएंगी। और पूछा गया है कि इस इमेज से इस इमेज तक की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमको ये जो लेंस दिया गया है ये कितना ऊपर दिया गया है, 1 मिलीमीटर ऊपर दिया गया है या प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम कितना मान लेंगे, 1 mm, और इतना ही दूसरा लेंस 1 mm नीचे दिया गया है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 1 mm, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम 1 mm लेके सॉल्व करेंगे। तो अभी कितना है, इसकी फोकल लेंथ हमको दी गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंस का फॉर्मूला लगा दिया, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमको v पता चल गया, v आ गया हमारा +60, यानी कि इमेज इस लेंस से कितनी दूर बन रही है, +60 सेंटीमीटर दूर बन रही है, ठीक। अब हम मैग्नीफिकेशन देखते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज v/u लेंस में। तो मैग्नीफिकेशन हो गया हमारा -3, ठीक है, क्योंकि u हमारा नेगेटिव होता है। तो u हमारा, अब हम क्या जानते हैं, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम मान ले रहे हैं h, वो हमारा कितना था, 1 mm था। और हाइट ऑफ इमेज कितनी है, -3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारी जो हाइट ऑफ इमेज आ गई है 3 × 0.1, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा था 0.1, यानी कि 1 mm हमने बोला था 1 mm है। तो ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 mm ऊपर है। तो हमारा जो इमेज की हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 mm को अगर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर और 0.3 सेंटीमीटर। अब हमको सिंपली पता चल गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का तो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक की इमेज की हाइट हो गई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट थी हमारी 0.1, इमेज की हाइट थी 0.3 सेंटीमीटर। इसी तरह हम नीचे भी जाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 0.1, और कितनी हो जाएगी, 0.3। अगर हम इन सबको ऐड कर लें तो कितनी हो जाएगी, इन सबको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगी 0.8 सेंटीमीटर या 8 मिलीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ऑब्जेक्ट 2.4 मीटर in front of a lens form a sharp image on a film 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने कोई एक लेंस ले लिया है, इसको हम देखते हैं। हमने कोई एक लेंस ले लिया है जो इससे 240 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, और 12 सेंटीमीटर दूर एक फिल्म रखी गई। मतलब ये फिल्म मतलब वो एक स्क्रीन होता है जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, 12 सेंटीमीटर दूर बिहाइंड द लेंस, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस फार्मूला होता है। तो इससे हमको क्या पता चल गया, हमको फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पता चल गई। फोकल लेंथ हमारी किस में आ रही है, प्लस में आ रही है, 240/21 सेंटीमीटर। तो मे बी ये लेंस कैसा हो जाएगा, ये लेंस आपका कॉन्वेक्स हो जा रहा है, ठीक है। अब हम करा क्या गया है कि एक शिफ्ट हुआ है इसके अंदर। शिफ्ट का ये क्या प्रिंसिपल है, रिफ्लेक्शन का। हमने लेंस और स्क्रीन के बीच में एक ग्लास की प्लेट रख दी है जो कि 1 सेंटीमीटर थिक है। जब लाइट इसमें से पास होगी तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और थोड़ा इमेज पहले बनेगा, जो कि हम लोग ने रिफ्रैक्शन में पढ़ रखा है।
तो रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने शिफ्ट का फॉर्मूला, ये आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि शिफ्ट का फॉर्मूला आप लोग को निकालना भी बताया था। रिफ्रैक्शन में आप लोग को अगर पता होगा तो रिफ्रैक्शन, अगर अभी भी टॉपिक पे अगर आप जाएंगे तो आपको रिफ्रैक्शन में शिफ्ट इज इक्वल टू 1-1/μ, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डराइव भी करा था वहाँ पे। ठीक है, अब म्यू हमको दे रखा है 1.5 का, तो हमको शिफ्ट कितना हो गया 1/3 सेंटीमीटर का। तो अब हमारा जो इमेज है वो थोड़ा सा पहले शिफ्ट हो जाएगा इधर। ठीक है, तो पहले 12 सेंटीमीटर पे बन रहा था, अब हो जाएगा 12 - 1/3, मतलब थोड़ा सा और पहले हो जाएगा शिफ्ट, मतलब और पहले हो जाना। ठीक है, तो 35, मतलब जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप लोग ने देखा होगा रिफ्रैक्शन में कि जब पानी के अंदर कोई सिक्का डालते हैं और आपको सिक्का ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर नज़र आता है, ठीक है, या पेंसिल थोड़ी सी ऊपर नज़र आती है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि शिफ्ट थोड़ा और पहले हो जाएगा। ठीक, तो 12 माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, -1/3। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट थोड़ा सा पहले हो रहा है। ठीक, तो अगेन यहाँ पे हमने फिर से वही फॉर्मूला लगा दिया। अब हमारा जो v' है वो नया हो जाएगा 35/3। तो अब हमको ये पता लगाना है कि u अब हमारा किधर चला जाएगा, तो u हमारा होगा, दिस इज अब नया 560 सेंटीमीटर, यानी कि u' कितना हो जाएगा -5.6 मीटर। ठीक, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, ए डोमेस्टिक पावर सप्लाई ए फ्यूज इज यूज्ड। ठीक है, एक डोमेस्टिक पावर सप्लाई है, यहाँ पे हम एक फ्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं कि 10 एम्पियर या उससे ज़्यादा अगर करंट गया तो फ्यूज़ स्विच ऑफ कर देगा। ठीक, तो हम लोग को सप्लाई कितनी गई है 240 वाट की, 240 वाट की हमको वोल्ट की सप्लाई दी गई है। 10 एम्पियर का मान लीजिए हमने करंट पास हो रहा है, तो पावर हो गई 2400 वाट की, ये हो गई मैक्सिमम। अगर इसने कहा है कि 10 एम्पियर का भी करंट पास हुआ तो हमारी एमसीबी ऑफ हो जाएगी, मतलब स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये 2400 वाट की पावर भी मैं कंज्यूम नहीं कर सकता। मुझे कितनी पावर चाहिए 2399 वाट अगर रहा तब तो मेरा चल जाएगा, लेकिन अगर जैसे ही 2400 होगा ये स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 10 एम्पियर। ठीक, तो अब हमको 3 अप्लायंसेस दिए गए हैं जो पावर में कनेक्ट करे गए हैं। एक है 2000 वाट का हीटर, 100 वाट का बल्ब, तो 2100 वाट तो हमारा यही दोनों खर्च कर रहे हैं। अब बचा कितना 300 वाट, तो कह रहा है कंप्यूटर हमारा कितना वाटेज कंज्यूम करेगा, तो कंप्यूटर के लिए कितना बचा है 300 वाट। अगर कंप्यूटर मेरा 300 वाट कंज्यूम करेगा तो स्विच क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये 300 वाट कंप्यूटर को नहीं लेना है, इसे 300 वाट से क्या करना है कम लेना है। अगर 300 वाट से कम लेते हैं तो ये तीनों ऑप्शन सही आ रहे हैं, 50 वाट, 100 वाट एंड 200 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। अगर हम लोग सप्लाई वोल्टेज 220 ले लेते हैं, ठीक है, 240 जगह, तब हमारी पावर हो जाती है 2200 वाट। और पावर जो है 2200 हमारी मैक्सिमम पावर है, यानी कि इतनी भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, इससे कम ही करना चाहिए। तो फिर से वापस हम क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें से 2000 वाट हमारा हीटर ले रहा है, 100 वाट हमारा बल्ब ले रहा है, तो 2100 हो गया। अब बचा कितना है हमारे पास, 100 वाट से कम ही खर्च करना है, तो 100 वाट से कम पे हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा है 50 वाट का। तो कंप्यूटर हमारा कितनी पावर कंज्यूम करना चाहिए, 50 वाट का हुआ तो मेरा एमसीबी ऑफ नहीं होगा, स्विच ऑफ नहीं होगा। अगर मैंने 100 वाट या उससे ज़्यादा का ले लिया तो वो स्विच ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट 50 वाट। लेकिन यहाँ पे सप्लाई अगर हम 220 वोल्ट लेते हैं, 240 लेते हैं, तो वो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक, तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक, तो आप लोग पूछ रहे थे कौन कौन सा रिपीटेड है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पे क्या करा गया है कि दो हमने एक मेटल के वायर लिए हैं जिनकी ये सिग्मा जो है ये हमारा है कंडक्टिविटी। ठीक है, इस एक तार की कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है और एक की सिग्मा 2 है। दोनों की लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है। दोनों को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जब दोनों को सीरीज़ में कर देंगे तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा
R1 प्लस R2 हो जाएगा। और हमारी कंडक्टिविटी होती है 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, तो जहाँ रो लिखा जाता है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन सिग्मा लिख देंगे। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R इक्विवेलेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया, यानी कि लेंथ R इक्विवेलेंट की क्या हो गई है, डबल हो गई है, पर एरिया तो सेम ही रहा। ठीक है, L बाई ए यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला रख दिया, L बाई ए दोनों तरफ से हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक, तो हमारा क्या बचेगा, सिग्मा इज इक्वल टू 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आई थिंक बिग बैंग में ये आया था अभी इसी साल। ठीक है, उसके पहले भी शायद 22 में भी आया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इनके क्या है वही कुछ सेमी पैटर्न पे बार बार आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं तो इतने ही कॉन्सेप्ट्स को अगर अच्छे से तैयार कर लें तो आप लोग को अच्छी तैयारी मिल सकती है। अदरवाइज़ मतलब जो है आप बुक्स मेरे ख्याल से प्रीफर करेंगे 11th और 12th की, तब तो आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। नहीं तो मेरे ख्याल से अभी जितना टाइम है उतने में इतने भी क्वेश्चंस आप कर लें तो मेरे ख्याल से तैयारी आप लोग की काफ़ी अच्छी हो जानी चाहिए। लेकिन इतने फार्मूलेज आप लोग को याद अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, मैंने कुछ पुराने वीडियोस भी डाल रखे हैं जिसमें कुछ टॉपिक वाइज, तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देखते जाइए और तैयारी करते जाइए। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं मेरे ख्याल से, और अच्छे क्वेश्चंस आपको अगर इधर उधर ढूंढेंगे भी तो ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे किसी भी बुक में। तो ये सारे ही क्वेश्चंस अच्छे हैं, अच्छे क्वेश्चंस आप करेंगे तो उसकी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कॉन्सेप्ट लगभग सभी का सेम ही आ रहा है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक रेल है, यहाँ पे एक तार को आगे की तरफ v वेलोसिटी से खींचा गया है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज़ अगर मूव करेगी तो फोर्स क्या होना चाहिए, नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर भी अगर हम लोग देखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, BIL। B इज़ मैग्नेटिक फील्ड, I इज़ करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड L इज़ लेंथ बिटवीन देम। यानी कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पूरा क्लोज्ड लूप नहीं है। अगर कोई भी क्लोज लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसमें क्या होता है, एक करंट फ्लो करता है। और अगर केवल एक कंडक्टर ही केवल अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसके अक्रॉस केवल EMF ही इंड्यूस हो पाता है। तो यहाँ पे कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे करंट 0 है। करंट 0 है तो भी हम देख सकते हैं फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। चाहे आप इस कॉन्सेप्ट से भी बता सकते हैं, चाहे आप दूसरे कॉन्सेप्ट से भी बता सकते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी फोर्स 0 है। कई तरीके से इसको सॉल्व करा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी मतलब 0। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ये जो वॉट है ये फिर थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हो गया है। रेसिस्टेंस ओम में होगा, वॉट में नहीं होता है। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस इज 6 ओम। और ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है। ये भी आप लोग का शायद बिग बैंग में आया हुआ था, तो इसको आप लोग मोस्टली मतलब क्वेश्चन ये मेरे ख्याल से शायद एज इट इज़ रिपीट हुआ है। ठीक, तो इसको भी आप यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने ड्रॉ करा है। इसमें कहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, डेसिपेट मैक्सिमम पावर। अब ये वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पावर। एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम होती है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक वोल्टेज है और ये उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, बाकी हमारा क्या लगा है, लोड लगा है। तो हम लोग को अगर किसी भी सोर्स से मैक्सिमम पावर कंज्यूमर को देनी है तो यहाँ पे इसका रूल होता है कि हम लोग किसी, अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमको बिजली देना चाह रहा है तो अगर वो किसी तरह, उनका मेन एम क्या है कि मैक्सिमम पावर डिलीवर करना। जितना पावर डिलीवर करेंगे उतना ही उनको पैसा रिटर्न होके मिलेगा। अगर सारी पावर लाइन में ही लॉस हो जाएगी तो वो कमाएंगे क्या। ठीक है, तो ये एक मैक्सिमम पावर होती है। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर होने के लिए सेम एज इट इज़ मैक्सिमम पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी होती है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कोई बनाते हैं तो उसमें कोई बैटरी लगाते हैं, तो मैक्सिमम पावर हमारे जैसे मोबाइल के स्क्रीन पे अगर डिलीवर हो रही है तो इसका मतलब हमारा मोबाइल की एफिशिएंसी अच्छी है। और मैक्सिमम पावर डिलीवर नहीं हो रही है तो मोबाइल क्या करने लगेगा, ज़्यादातर हीट करने लगेगा। तो मैक्सिमम पावर का रूल होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कि सोर्स रेसिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द लोड रेसिस्टेंस। अगर ऐसा है तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो सकती है। तो सोर्स रेसिस्टेंस हमारा हो गया, जो बैटरी के साथ वोल्टेज है वो है 6 ओम,
और ये पूरा का पूरा लोड रेसिस्टेंस है, पूरा लोड रेसिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो 6 ओम के अगर बराबर हो जाए तो हमारी मैक्सिमम पावर डिलीवर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस अगर देखेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 ओम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 ओम, जो कि नहीं हो सकता। हाँ, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द लोड इज 6 ओम हो सकता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा, 6 + 6 इज 12 ओम का। ठीक है, पूरे अगर सर्किट का अगर हम देखेंगे तो और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 6 ओम नहीं है, बल्कि लोड रेसिस्टेंस हमारा क्या है, 6 ओम है। ठीक है, और लोड रेसिस्टेंस हमारे सोर्स रेजिस्टेंस के क्या है, बराबर है 6 ओम के। अब हम देखेंगे ये 6 और ये पूरा का पूरा जो तीनों रेसिस्टेंस को मिला के हमने क्या करा है, एक रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट बना दिया है 6 का यहाँ पे फिगर में। ठीक है, और V = IR से हमने इसको सॉल्व करा। तो सोर्स रेसिस्टेंस भी हमारा 6 था, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो हमारा लोड रेसिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 6 + 6 इज 12, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर। तो सप्लाई वोल्टेज जो हमारी है वो है हमारी 24 वोल्ट की। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, हाँ बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो बी ऑप्शन तो हमारा इसमें करेक्ट है। फिर हम क्या देख रहे हैं कि 2 एम्पियर का करंट 3 अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 2 एम्पियर का करंट 3 अलग अलग ब्रांचेस में, यानी कि सम ऑफ करंट यानी किरचॉफ्स करंट लॉ इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। तो 2 एम्पियर को ये 0.8 था, ये 0.4 था, हमें I3 बताना था। तो I3 हमारा कितना हो गया, 0.8। ठीक है, पर यहाँ पे I3 आपको दे रखा है 0.4, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। अब अगर हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस R1 हमें पता लगाना है, R1 क्या 15 ओम है, तो R1 को अगर हम लोग देखेंगे तो वोल्टेज क्या है, ये तीनों की तीनों साइड्स पैरेलल में लगी हैं, और पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये हमारा 24 वोल्ट है और 12 वोल्ट तो इसी में ही खर्च हो गया, बाकी रिमेनिंग 12 वोल्ट इधर जा रहा है। तो यानी कि इस ब्रांच का अगर हम लोग रेसिस्टेंस देखेंगे तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, R1 के अक्रॉस वोल्टेज हमारा हो जाएगा 12 वोल्ट, और करंट कितना है 0.8। तो V = IR से, तो R = V/I। तो 12 वोल्ट अपॉन I कितना है 0.8, 0.8 हटा ये। ठीक है, दिस इज 30/2 इज 15, तो यानी कि 15 आ रहा है ये। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, R1 शुड बी 15 ओम। ठीक है, और V = 24 वोल्ट। पॉइंट क्लियर है, हो गया क्वेश्चन। तो मैक्सिमम पावर जब कभी भी आपको देखेंगे तो सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस करेंगे, और कोई इसके अंदर तरीका नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या दे रहा है, एक प्रोटॉन मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, और कहाँ पे मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों ही फील्ड हैं किसी एक स्पेस में। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड, एंड फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं, हम लोग फोर्स का जानते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो जाए तो फोर्स जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड से लगने वाला, और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाए तो भी मेरा फोर्स जीरो हो जाएगा। तो चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, दोनों ही हमारे ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, और मेरा प्रोटॉन कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो यानी कि फोर्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम लोग E = 0 कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला फोर्स है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, और B इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर B नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी अगर मूव करता रहा तो भी कोई फोर्स नहीं आ पाएगा, क्योंकि QVB sin थीटा होता है।
तो अगर साइन थीटा यानी कि साइन ज़ीरो अगर ज़ीरो हो गया क्यू वी बी साइन थीटा, तो दो अगर पैरेलल भी मूव करा तो भी हमारा जो है फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना भी हो तो भी ये ऑप्शन सही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ऑप्शन डी भी, ऑप्शन डी में देखते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, मतलब मेरा प्रोटॉन अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल पैरेलल चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो अगर परपेंडिकुलर हो गई तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अगेन इक्वल हो गए, इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब फोर्स कैंसिल आउट कर देंगे तो फिर अगेन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन भी सही है एंड बी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको तीन ऑप्शंस सही नज़र आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, यहाँ पे भी ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये भी मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोग को पूरा समझा रखा है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब आप हायर डेंसर, मतलब जो जिसकी भी डेंसर मीडियम से जब आप रेयर मीडियम की तरफ बढ़ते हैं, तो इसके पास तीन होते हैं तरीके कि या तो ये रेयर मीडियम में चला जाए, या रेयर मीडियम में ना जाए और सरफेस पे ही फ्लो करता रहे, और तीसरा होता है कि ये वापस ही अपने मीडियम में लौट आए। तो पानी के अंदर जब हम लोग कोई लाइट जलाएंगे तो हो सकता है कि लाइट पानी से बाहर आ सकती है एयर में, या तो हो सकता है कि पानी की सरफेस पे ही फ्लो करे, या हो सकता है कि लाइट पानी के अंदर ही रह जाए। ठीक है, जैसे कि डायमंड के केस में होता है। तो यहाँ पे क्या करा गया, पानी के अंदर एक प्रिज्म रखा गया है ग्लास, तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा हमने ज़्यादा है और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो यानी कि लाइट को कहाँ से कहाँ जाना है, डेंसर टू रेयर में जाना है। तो डेंसर टू रेयर में यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइट नहीं जा पा रही है और अपने इधर लौट आ रही है। तो टोटल इंटरनल क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। थीटा हमें कितना नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमको थीटा 60 डिग्री नज़र आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो हमको ये बताना है कि थीटा टू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया किस पे, 60 डिग्री पे ही। पर ये अब 30 डिग्री है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यानी कि लाइट यहाँ से क्या होगी, बाहर निकल आएगी वाटर में। ठीक है, तो पानी जब बाहर आ जाएगी तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा सिंपल स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, साइन 30 अपॉन थीटा टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो हमारा थीटा टू की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी साइन इनवर्स 5/8। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये तो सिंपल है। अब आता है कि हमने क्या करा है कि बाकी ऑप्शन जब पढ़ रहे हैं तो उसमें कह रहा है कि पानी में अगर ऐसा हम कुछ और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बढ़ा दें, ठीक है, कहाँ तक बढ़ाते चले जाएं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक बढ़ा दें, मतलब ये अभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दें, तो हम लोग मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हैं, क्रिटिकल एंगल तक। इसका अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना बढ़ा दें कि क्रिटिकल एंगल तक पहुँच जाए, जैसे ही इसके अगर नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लाइट बाहर आ जाएगी। तो इसने क्या करा है कि अब यहाँ पे बढ़ा है, तो हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल क्या देख रहे हैं, साइन 60 डिग्री बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, तभी तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो कुछ क्रिटिकल एंगल होगा। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल हमने क्या लिया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो साइन 60 हमने ले लिया, क्रिटिकल एंगल इज 60। तो अगर अब ये दूसरा जो सरफेस है बिल्कुल एकदम ये 90 डिग्री पे ही क्या करेगा, सरफेस पे ही फ्लो करना शुरू कर देगा लाइट क्रिटिकल एंगल पे, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाइट अगर बाहर आ रही है तो यहाँ से ये चली और इसको बाहर अगर नहीं आई तो ये पूरा ऐसे चलनी शुरू कर दी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये डेंसर मीडियम है और यहाँ पे रेयर मीडियम में ये सरफेस पे ही लाइट फ्लो करने लगी, चलने लगी। तो ये तभी हो सकता है जब ये क्रिटिकल एंगल पे होगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो ये लाइट अंदर आ जाएगी और क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो लाइट बाहर चली जाएगी, पर क्रिटिकल एंगल पे लाइट सरफेस पे फ्लो करेगी। तो ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री, तो 60/90 इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, हमने डायरेक्ट फार्मूला रख दिया और सबकी वैल्यू निकाल दी। तो हमारा म्यू टू कितना आ रहा है, म्यू टू आ रहा है 5√3/6। इसको हम अगर फिर से इसको रीअरेंज करके लिखें तो क्या आ सकता है, 5 2/√3,
यानी कि यहाँ तक हम इस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर इसके ऊपर अगर हम गए तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। थैंक यू।